हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 24 फरवरी 2024। ठीक है, तो मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने इंट्राडे ट्रेड करना छोड़ दिया था। ठीक है, और इक्विटी कैश में मैं स्विंग में ट्रेड कर रहा था। और मैंने आपको जो 3 स्टॉक्स बताए थे उसमें एक था GTPL। ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो GTPL मैंने आपको रिकमेंड करा था 191 के पास, 193 के पास, और अभी कंसोलिडेट करके थोड़ा 3-4% ऊपर है अपने प्राइस से। लेकिन जिन लोगों ने भी पोजीशंस अगर इसकी स्टॉक के अंदर लिया तो वो होल्ड करके रखें। किस लेवल तक मैं बता रहा हूँ, अगर होल्डिंग आपकी अच्छी है, पेशेंस अच्छा है आप में, तो आप इस स्टॉक को 310 के लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, 300 के लेवल तक। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 60% के अराउंड है। ठीक है, दूसरा स्टॉक था एलिकॉन, जिसके अंदर जो बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको एसएल नहीं बताया था, जिन लोगों ने भी देखा था। तो जो एसएल था इसके अंदर का एलिकॉन में, वो एसएल था ये वाला स्विंग। ये देखो, आप कैसे देखो, ये थोड़ा स्विंग बनाया है, इसका फिर हाई तोड़ के क्लोज करा आप साइड में। ठीक है, इसने ये स्विंग तो बनाया, लेकिन इसने कभी भी इसका हाई के ऊपर, आप ये देख रहे हो, ये जो हाई है 110 के हाई के ऊपर कभी ये क्लोज नहीं करा। तो ऑब्वियसली बात थी, इस लेवल पे 920 के लेवल पे अपना एसएल ट्रेल करना पॉइंटलेस था, जिन लोगों ने भी 920 के पास बाइंग करी। ठीक है, तो अभी भी लोग होल्ड करके रखे पोजीशन, लेकिन मैंने रिकमेंड जब करा था जब ये स्टॉक इस कैंडल के ऊपर 980 के ऊपर निकलता, लेकिन वो नेक्स्ट डे ही नीचे चले गया था। तीसरा मैंने लास्ट स्टॉक आपको एक बताया था, प्रदीप फॉस्फेट्स। अब आप ये स्टॉक देखो कितना अच्छा स्टॉक है, और मैंने इस स्टॉक के अंदर जो बाइंग करी थी, मैं सारी अपनी एक्टिव पोजीशन जो स्विंग के अंदर मैंने ली थी मैं सारी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर जो एक्टिव पोजीशन ली थी वो मैंने ली थी अराउंड यहाँ पे, मेरे ख्याल से 2 फरवरी के आसपास, 2 फरवरी मैं दिखाऊंगा। 80.30 पैसे पे ली थी मैंने ये जो पोजीशन ली थी। ठीक है, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब यहाँ से ये ब्रेकआउट देकर बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है, लेकिन ये कंसोलिडेट करता रहा। और जो मेरा एसएल था ये वाला पॉइंट था 73.50 का, कि इस दिन मैं सोचा था अगर इसके नीचे क्लोज करता और नेक्स्ट डे इसको क्रॉस कर देता तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता, लेकिन वो उल्टा, इसने क्लोज नहीं करा इसके ऊपर, इसके नीचे। और यहाँ से देखो कितनी अच्छी बाइंग लेवल आई थी। बाइंग के बाद आप कंसोलिडेट करने लगा। अभी कंसोलिडेशन में ना इससे ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक जो है अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही जिस कल परसों 3-4 दिन या अगले हफ्ते में भी अगर जैसे ही निकालता है इसको, तो अप साइड में यह स्टॉक मेरे ख्याल में तो आपको मोर देन 100% टारगेट तो दे सकता है। ऐसे जाएगा ये स्टॉक। तो यूजुअली स्टॉक चलते हैं ऐसे 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 करके। ये आपका स्टॉक मुझे लग रहा है कि ये पहुंच सकता है अच्छे से, अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो तभी ये स्टॉक रैली कर सकता है। क्या आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका स्टॉक ने फर्स्ट टाइम बनाया है। मतलब जो भी सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था ये उसने तोड़ा है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद 1 सेकंड ये हटा दो। ये स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कंसोलिडेट करके रुका हुआ है, सपोर्ट लेके रुका हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब बस ये वेट कर रहा हूँ जैसे ये चैनल तोड़े। जिन लोगों को अभी भी अगर पोजीशंस बनानी है, तो अगर आपको लगे कि ये चैनल तोड़ रहा है 83.50 के ऊपर, जिस दिन क्लोज कर जाए, कल परसों मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप इसमें आंख बंद करके पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको पोजीशन बनानी है, आप अपनी एनालिसिस करिए, स्क्रीनर पे देखिए, स्क्रीनर पे कंपनी का नाम डालिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी आ जाती है, कंपनी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, सारी चीजें आ जाएंगी आपको। और अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉक में पोजीशन लीजिए या नहीं लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी अपनी एक्टिव पोजीशन दिखाता हूँ। मैंने इन दोनों
3 पोजीशंस ली थी, एक ली थी मैंने आरती इंडस्ट्रीज के अंदर। स्टॉक में मैंने क्यों पोजीशन ली थी, स्टॉक में मैंने इसलिए पोजीशन लिया, आप ये देखिए ये स्टॉक ने 680 के लेवल को एक बार रिजेक्ट करा, दूसरी बार आया तो रिजेक्ट करा, तीसरी बार आया तो रिजेक्ट करा, लेकिन इस टाइम पे भी रिजेक्ट कर रहा था ना स्टॉक, तो जब भी रिजेक्शन आ रहा था अच्छा रिजेक्शन आ रहा था, रिजेक्शन आया 680 से रिजेक्ट करके स्टॉक गया 6-7-8% डाउन, ठीक है। लेकिन जब इस बार रिजेक्शन आया, यहाँ देखो आप, रिजेक्शन आने के बाद स्टॉक ने सिर्फ 4% गया, उसके बाद इसके ऊपर क्लोज कर गया, तो मैं यहाँ समझ गया कि यहाँ पे बायर्स अच्छे हैं, तो जो मुझे टारगेट दे सकते थे ये स्टॉक, मुझे 740 तक का टारगेट दे सकता है, अप्रोक्सीमेटली 8% का, 740, 745, 50 के आसपास का टारगेट, और मार्केट अच्छा रहा तो और ऊपर भी दे सकता है। और मेरा एसएल इसके नीचे का प्लेस्ड है, ये आपका 650 के नीचे का, अगर एसएल भी देगा तो कोई बात नहीं, कुछ ही एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जिस ऐप के एम स्टॉक ऐप के अंदर मैंने एंटी फैसिलिटी में लिया ये, तो आप में आज कुछ ग्लिच है, तो इसलिए मैं ये इन्वेस्टमेंट आपको पर्टिकुलरली नहीं दिखा पाऊंगा। एक और मैंने, एक तो मैंने प्रदीप के अंदर मेरी अभी करेंट इन्वेस्टमेंट चल रही है वो दिखाऊंगा, एक आरती इंडस्ट्रीज, एक लिया था मैंने यूटीआई एएमसी, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है सबसे पुरानी इंडिया की, ठीक है। इसने ये देखिए स्टॉक ने कितना अच्छा बॉटम बना के 900 के लेवल हमेशा एक बार रिजेक्ट करा नीचे आया, दूसरी बार रिजेक्ट करा नीचे आया, तीसरी बार जब रिजेक्ट करने लगा ना, तो रिजेक्शन प्रॉपर, जब यहाँ पे देखो रिजेक्शन के बाद कितना करेक्ट हो रहा था, मतलब 30% करेक्ट हो जा रहा था, रिजेक्शन जब भी आ रही थी 30%, यहाँ से भी 25%, 26% करेक्शन आई, लेकिन यहाँ से जब करेक्शन आई तो देखो कितनी आई, 7%, फिर वापस आई कितनी, 7%, उसके बाद ऊपर आया, ठीक है, और एक पुल बैक लिया, अभी कंसोलिडेट करके एक रेंज के अंदर है, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पोजीशन बना ली थी आपकी 14 फरवरी को, ठीक है, कुछ मेरा सेटअप था उसके हिसाब से। मेरा जो टारगेट है यहाँ पे, मेरा जो एसएल लगा हुआ है वो लगा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 8% का, और जो मेरा टारगेट है वो है 12-13% का, 12% का, 13% का, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब स्ट्रॉन्ग हुआ है और ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। कि आप ये देखो 2022 से 21 है ना, ये देखो स्विंग डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में जाने के बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन शो करी, देखो अब कोई भी जो लो बन रहा है वो प्रीवियस लो से, देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन फेज था, अभी कंसोलिडेशन फेज इसने तोड़ा, रीटेस्ट करा, अब जैसे ही ये 960 निकल गया तो बहुत अच्छा मोमेंटम मुझे लग रहा है यहाँ तक आ सकता है, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो स्टॉक यहाँ तक भी 1100 तक भी बहुत इजीली पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली 1024 के पास देखूंगा कि कैसे रिएक्ट करते हैं बायर्स या सेलर्स, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा या होल्ड करके रखूंगा, ठीक है। और लास्ट जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी मैंने वो करी है EID कैरी में, ये स्टॉक अभी थोड़ा सही चल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट पॉइंट से, इसका भी लॉजिक बताता हूं, ठीक है। ये देखो ये स्टॉक 585 को एक बार ऐसे आया, डाउन ट्रेंड भी था, 585 को रिजेक्ट करा, नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेट करा, फिर 585 के आसपास से रिजेक्ट करा, फिर रिजेक्ट करा, फिर रिजेक्शन करा, अब ठीक है, एक मोमेंटम आया, इसने हाई बनाया ये, ठीक है, हाई बनाने के बाद वापस आया, और अब जब क्या कर रहा है, अब बेसिकली क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक ना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 585 का, अब ये स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करने लगा, ठीक है। और जैसे ही अभी सपोर्ट का काम करने लगा तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 670 का लेवल छू सकता है, तो मेरा बेसिकली ये आइडिया है, मैंने जो बाइंग करी थी ये करी थी 600 पे एग्जैक्ट, और देखो इस दिन बाइंग करी थी मैंने 19 फरवरी को, और अगले दिन ही 5%, 6% ऊपर, ठीक है, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके, तो मैं यहाँ तक देखता हूँ अगर स्टॉक बहुत अच्छा रहा तो 670 के ऊपर तक होल्ड करके रखूंगा, और 670 अगर आया और थोड़ा मुझे वीकनेस शो हुई तो मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और जो मेरा एसएल है इसके नीचे
इसके अंदर SLM है ना बहुत छोटा 2% का, ठीक है, 2 नहीं 3-4 सॉरी 600 पे लिया है तो 600 से 4.5-5% का SL है और टारगेट है मेरा 11% का, ठीक है। तो अब मैं सारी अपनी एक्टिव पोजीशन शो कर देता हूँ आपको। आज आप सबको पता ही है मेरा अकाउंट है LZA343, ठीक है। देखिए और इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है, देखिए माधव नाम है, ठीक है। अभी तो इतना इक्विटी बचा है 30,000 जो कैपिटल थी मेरी, बहुत ड्रॉ डाउन हुई ट्रेड में, मैंने देख लिया भाई उसमें पैसे नहीं, एक दिन में खरीदो बेचो और दिमाग और खराब होगा। होल्डिंग्स पे दिखाता हूँ आपको, देखो UTI EMC में मैंने 16 क्वांटिटी, मैंने 15,000 के आसपास ही एलोकेट करे मैंने दोनों, ठीक है। मेरा बाइंग प्राइस देखो एवरेज पर 600.49 और अगर ब्रेकडाउन दिखाऊं आपको रिपोर्ट बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने करी है इसके अंदर कौन से दिन करी है, इसमें डेट देख सकती है, देखिए 19 फरवरी EID पैरी में ना, देखिए 19 फरवरी ये रहा, ठीक है। अब ये मेरा सेटअप था वो चला, इसलिए मुझे लग रहा था कि अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, तो देखो वो दिखाने लगा नेक्स्ट दिन में 6% 5% तो गैप अप ही खुला था, ठीक है। और अगर मैं UTI EMC दिखाऊं आपको, UTI EMC भी मैंने 216 के आसपास लिया था, 16.78 के आसपास, और वो ठीक है। जियो ब्रेकडाउन इसमें भी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लिया था 14 फरवरी को, 14 को, और मैं लॉजिक बताता हूँ, देखो UTI EMC 14 फरवरी को यहाँ पे, अब देखो ये जो मोमेंटम आया था ना, ये जो कैंडल यहाँ पे किसी दिन भी इस स्टॉक ने जो है ना इस 900 के लेवल को होल्ड नहीं करा। होल्ड करने का मतलब कि सपोर्ट लेकर, मतलब पहले तो क्योंकि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो इंट्राडे लेवल पे भी इसको एक एज सपोर्ट पे काम करना चाहिए स्टॉक को, उसने करा नहीं, ठीक है। लेकिन आप ये देखो 13 तारीख को, देखो 13 तारीख को इसने सपोर्ट का काम करा इस कैंडल पे, 13 फरवरी को 1 बजे की कैंडल पे, देखो 15 मिनट की क्लोज करा, ऊपर ओपन हुआ, टेस्ट करा, 900 के ऊपर सपोर्ट बनाया इसने, रैली करी यहाँ तक, ये 970 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां तक, ठीक है। उसके बाद मेरा था ये 917 जैसे निकालेगा ना वैसे अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे बाइंग करी थी 917 पे, 16.98 पे मेरी बाइंग हुई, नेक्स्ट डे गैप भी खुला, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब कंसोलिडेट करता रहा और कुछ दिन बाद अच्छा मोमेंटम दिया था, लेकिन 960 इसका निकालना बहुत जरूरी है, इसको फर्दर मोमेंटम देना है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी यहाँ पे एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दे, और इस बार जब ब्रेकआउट देगा तो 960 वो डेफिनेटली निकाल सकता है, चांसेस है, ठीक है। अभी तो ये बात हो गई UTI EMC की और EID पैरी जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट होल्डिंग दिखा दिया, ठीक है, 30,000 की होल्डिंग है। और जो प्रदीप में मैंने, प्रदीप दिखाता हूँ आपको पहले, प्रदीप में जो एलोकेशन करी थी वो मैंने थोड़ी गलत कर दी थी, मैंने 30,000 एलोकेट करे थे 2 फरवरी को, तो देखो अभी 1 महीना नहीं हुआ है, मैंने अपनी मदर के अकाउंट में करे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये मेरी मदर का अकाउंट है, मैं शो नहीं करना चाह रहा अभी, ये देख सकते हैं करंट वैल्यू मैंने इन्वेस्ट करे थे 30,564 रुपए प्रदीप में, ठीक है। और मेरा प्राइम प्राइस था, मैं आप सारी चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल्स पे जाएंगे तो एवरेज प्राइस था 80.22, 80 रुपए 22 पैसे, ठीक है। और अगर आपको दिखाऊं, देखिए मेरी बाइंग कहानी 29 जनवरी 2024 और 2 फरवरी को कुछ बाइंग करी, 9 शेयर्स लिए थे 70 रुपए के, मतलब 700 रुपए के, और 29,000 कुछ की, मतलब 29 जनवरी को मैंने बाइंग कर दी थी इसके अंदर, ये देखिएगा 29 जनवरी यहाँ पे, यहाँ इस दिन मैंने बाइंग करी थी इधर, ठीक है। और उसके बाद ये 2 जनवरी को आप देखो कि यहाँ गया है, लेकिन मुझे अपनी, मतलब देखो ना, जब
एवरेज डाउन नहीं करा मैंने, मुझे बिलीव था कि ये स्टॉक हो सकता है कि अच्छा मोमेंटम दे और मेरा एसएल ना हिट करे, तो इसलिए मैंने इधर डिप पे भी बाई करा। अगर मेरे पे और पैसा होता तो मैं बाइंग कर लेता। 2 फरवरी की डेट देखो, मैंने 75 का लो बनाया है, एसएल के कितने पास है, मैंने उसी दिन जितने भी पैसे थे मेरे अकाउंट में मैंने 700 रुपये से और 9 शेयर ऐड कर लिए थे, तो मेरी एवरेज घट के 8 पैसे और कम हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी पॉजिटिव में चल रहा है वैसे तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, देखते हैं क्या होता है। और एक आरती इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने 690 पे नहीं बाइंग करी थी आरती इंडस्ट्रीज में, 690 पे बाइंग करी थी। अब ये हो सकता है ये ऐसे एक जो पुल बैक लिया, ऐसे एक पुल बैक लेकर फिर ऊपर यहाँ हिट करे। लेकिन हाँ, मैं ये जो फ्यूचर स्टॉक है तो मैं इसके अंदर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ तक मोमेंटम करेगा। इस मोमेंट यहाँ तक अगर आता है स्टॉक, अगर मेरी साइड में ही चलता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 742-40 के आसपास और भी पूरी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा स्टॉक के अंदर। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट दिखा दी, इसमें 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसमें 30,000 की इन्वेस्टमेंट है और उस आरती इंडस्ट्रीज में 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली 90,000 इन्वेस्ट करे हैं मैंने। लेकिन आप एक ये चीज देखिए कि एक सेकेंड, सॉरी, मतलब एक चीज आप ये देखो कि एपिक पेन चल नहीं रहा है, आई एम सॉरी। मतलब मैंने एक चीज ये देख ली कि यार अब इंट्राडे लेवल पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको मैं आपको पहले थोड़ा पीएनएल दिखाता हूँ अपना एक बार ढंग से। देखो कंसोल पे आए, रिपोर्ट्स अभी 30.80 में कुछ चल रही है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिपोर्ट्स पीएनएल अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने जो 14 फरवरी को डाला, मैंने कोई फरवरी के स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्ट, देखो अब ये दिख रहा है 3,800, तो मैंने देखो इंट्राडे 1,000 उसी दिन खरीदा उस दिन बेचा, ये देखो बाइंग वैल्यू सेल वैल्यू एक दिन में क्या क्या लॉस हो रहा है। ये इक्विटी में मैंने 13 फरवरी के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया, आज 24 तारीख है, मैंने छोड़ दिया। जनवरी तो आप इतना समझो कि सबसे अभी तक का सबसे बुरा मंथ गया मेरा, 10-12 हजार, देखो 12,000, 1440 ऐसे। दिसंबर दिखाता हूँ आपको, दिसंबर तो ठीक गया था वैसे देखा जाए, बहुत कम था, हाँ पॉजिटिव था। अब भाई ब्रोकरेज इतनी 1,500 लग रही थी और 810, मतलब 30,000 या 50,000 का मैं कैपिटल यूज कर रहा था, उससे मैं 10% जनरेट नहीं कर पा रहा था। और भाई मैं कैलकुलेट कर रहा था 20% महीना और कंपाउंडेड। भाई कंपाउंड तो जब होगी ना आपकी, चलो एक बार के लिए आपने 20% जनरेट कर भी ली पर मंथ, लेकिन आप इक्विटी में कब तक कम कर सकते हो यार। इक्विटी में 1 लाख से कर लोगे, 2 लाख से कर लोगे, वॉल्यूम ही नहीं होगा तो आपके ऑर्डर ही पंच नहीं हो पाएंगे। एक इसके अंदर ना एक टर्म होती है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड गाइस प्लीज होल्ड करना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि सपोज करें कि कोई लिक्विड स्टॉक है, जैसे ये आप ये देखो ना, जो टीडी पावर सिस्टम है, चलो मैं दिखा रहा हूं, टीडी पावर सिस्टम्स 4,000 रुपए का स्टॉक है। अभी चलो भारतीय इंडस्ट्रीज दिखा लो एग्जाम्पल, ये एफएनओ का स्टॉक है, इसमें वॉल्यूम देखो डेली की 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, मतलब 2-3 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम है, इसमें अच्छी वॉल्यूम आती है। तो ऑर्डर्स पंच करने में अगर आप 1000 क्वांटिटी भी ले लो ना, इसकी होंगे 60-70, मतलब
1 लाख रुपए से ऊपर की इंट्राडे में क्वांटिटी, तो बाय सेल हो जाएगी। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब है कि अगर सपोज करो आप पे 8 लाख रुपए हैं और आपने 8 लाख रुपए से इंट्राडे ट्रेड लिया, बाई करी क्वांटिटी 8 लाख रुपए यूज करके किसी स्टॉक की, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस प्राइस के 5-10 पैसे आसपास में कोई ना कोई सेलर्स होंगे जो अपना इतना भारी माल 8-9 लाख का माल बेचने के लिए रेडी होंगे। मेरी बात समझ रहे हो। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं, मिड कैप स्टॉक होते हैं, अगर मैं, क्योंकि है तो दोस्तों स्टॉक सिर्फ एफएनओ वाले, बाकी सारे तो छोटे छोटे स्टॉक है ना, जैसे आपका केएसएल हो गया या पॉलीमेड हो गया या यूनो मिंडा हो गया, इनमें कितनी वॉल्यूम आप 1-2 लाख से कर लोगे, 8-9 लाख से कैसे करोगे? 8-9 लाख में इंट्राडे में बैठे ही नहीं होंगे सेलर्स माल बेचने के लिए कि आप खरीद पाओ इंट्राडे लेवल पे। तो उससे होगा क्या, आपने अगर आपको 50 रुपए 850 रुपए पे कोई स्टॉक खरीदना है 850 के प्राइस पे, तो अगर आप जैसे ऑर्डर पंच करोगे ना 8-9 लाख का, तो दो चीज होंगी। एक चीज, ये सपोज करो 1000 क्वांटिटी आ रही है 8 लाख रुपए में, तो पहली बात तो 500 क्वांटिटी आ पाएगी, ठीक है, और वो भी बहुत अलेबल प्राइस पे, जैसे 850 पे लिए तो 853 पे आएगी क्वांटिटी, ठीक है, या कुछ 852 पे, तो एवरेज 853 निकली या 853 के आसपास आएगी क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी बात, हो सकता है 1000 क्वांटिटी आ जाए लेकिन बहुत दूर की, जैसे 855 पे बाइंग मिलेगी, क्योंकि मार्केट आपने ऑर्डर 1000 डाल दिया, तो मार्केट को क्या करना है कि 850 से आगे के जितने भी बायर हैं उस रेट पे आपको आपकी क्वांटिटी मिल जाएगी। और सपोज करो भाई आपको 850 पे बाई करना था, 858 पे आपका टेक प्रॉफिट था और 842 का आपका वो था एसएल, 8 रुपए का एसएल था, 8 रुपए का टारगेट था, 1 का रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड था। अब आपकी एंट्री 854 पे हुई तो 4 रुपए के प्रॉफिट के हैं, लेकिन अब एसएल कितना बड़ा हो गया, 8 रुपए तो पहले ही था, 4 रुपए और वो इम्पैक्ट कॉस्ट की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम नहीं थी बायर सेलर्स की स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में, तो उस चक्कर में बाहर आ गया, एसएल हो गया, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया 1:1 मीन 3:1 हो गया, मतलब 3 का रिस्क है, 3 रुपए का रिस्क है और 1 रुपए का प्रॉफिट। और तीसरी बात, जब आप प्रॉफिट बुक करने जाओगे, सपोज करो आपको 850 पे एंट्री मिल गई, मान लो आपको 858 पे जब आप प्रॉफिट बुक करने जाओगे ना, तो क्वांटिटी जैसी सेल करोगे, तो अब उस टाइम पे 858 पे 1 लाख बायर्स नहीं होंगे, मतलब 8 लाख की क्वांटिटी खरीदने के लिए बायर्स नहीं होंगे 858 रुपए पे, तो आपकी जब आप सेल करोगे स्टॉक, तो आप कुछ क्वांटिटी 858 पे बिकेगी, कुछ 857 पे बिकेगी, कुछ 856 पे बिकेगी या कुछ 855 में, तो एवरेज 856 का 2 रुपए और कम का निकल के है, ठीक है, ये चीज है। तो इंट्राडे यार मत करो। अब मैं प्रदीप होल्ड करके रखा, प्रदीप फॉस्फेट्स, ठीक है, तो अब वो प्रॉफिटेबल है, अब मुझे लग रहा है कि अब यार देखो ना भाई, मेन बात है आप कैपिटल कंपाउंड कैसे कर सकते हो, आप 6%, 7%, 8%, मेरे भाई इंट्राडे ट्रेडिंग मत करना, स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनानी है, हर किसी का पर्पस वेल्थ बनाना है, किसी को अपने आप को ट्रेडर प्रूफ नहीं करना कि भाई मैं ट्रेडर सबसे बेस्ट हूँ, भाई पैसे नहीं कमा पा रहे तो किस बात के ट्रेडर है, ठीक है। देखो राकेश झुनझुनवाला जी फ्यूचर में करते हो, कुछ भी करते हो, उनको बोलते हैं कि बहुत अच्छे ट्रेडर थे या बहुत अच्छे ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी करते थे भाई, लेकिन उनकी वेल्थ तो टाइटन ने बना के दी है, क्रिसल ने बना के दिया है। राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या बोला था कि उन्होंने जो सबसे पहले शेयर लिए थे 43 रुपए के भाव पे 1000 शेयर लिए थे, कितने के टाटा टी के 1000 शेयर लिए, और वो 8-9 महीने बाद 143 के हो गए थे। कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो 43 रुपए का एक शेयर था और उन्होंने 1000 शेयर लिए थे 43,000 पे, ठीक है, नहीं 5000 शेयर, पता नहीं कोई 5000 लिए थे शेयर या फिर 10,000 शेयर शायद, 43 रुपए के भाव पे लिए थे, हाँ, तो उन्होंने 10,000 शेयर लिए थे, 10,000 शेयर 43 के भाव पे 4.5 लाख रुपए के आसपास लगाए उन्होंने, ठीक है, और 4,30,000 रुपए,
और वो 6-8 महीने बाद 143 रुपए का हो गया शेयर। -43 मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था पर शेयर पे। और कितने शेयर थे उनके? 10,000। तो उन्हें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था। 1 लाख 10 लाख, तो उनके कैपिटल फिर जाके 15 लाख, 1,14,30,000 रुपए हो गई। ऐसे हुई थी उनकी कैपिटल बड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने सेसागो के कुछ शेयर लिए। फिर उन्होंने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एक जो उनकी रिसेंट टाइम की थी, 18 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए थे। किसमें? टाइटन में। 6 करोड़ शेयर लिए थे, 10 लाख करोड़ इंटू 3 रुपए के भाव पे, तो 18 लाख करोड़ 10 करोड़ 18 करोड़ रुपए के शेयर्स बाय करे थे उन्होंने टाइटन के 3 रुपए में। आज चलो मान लो 3200 भाव है, 3200 माइनस 3 कर लेना, इतने का उनका प्रॉफिट है पर शेयर इंटू 6 करोड़, 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 2000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 10,000 करोड़, 19,000 करोड़ रुपए की अब उनकी क्या नेटवर्थ है। तो वो किससे है भाई? वो पोजिशनल रुके भाई यार। अब मेरा टारगेट, मेरी साइकोलॉजी में फर्क थोड़ा डिफेक्ट था, मुझे ये लग रहा था मुझे अब रुकना है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ ना, तो यार अभी तो मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ थोड़े अपनी कैपिटल जमा करने की। अभी मेरे को 90,000 रुपीज, मैं बहुत बड़ा टारगेट सोच के निकल रहा। स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, मेरा टारगेट है 2 महीने के अंदर अगर मैं 90,000 से 9,000 बना लेता हूँ, 10% का टारगेट ले लेता हूँ, गुड इनफ है। मतलब 2 महीने तो होल्ड करूंगा मैक्सिमम स्टॉक अपना। 2 महीने में जितना अच्छा टारगेट दे दिया बहुत अच्छी बात है। 20% दे दे 20%, क्योंकि 10% लोग सोचते हैं कि आज स्विंग मिले तो कल ही मिल जाए। साइकोलॉजी इंट्राडे वाली है भाई, इस चीज को ही मिटाना है, धीरे धीरे स्टेप लेना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर, अब सपोज करो प्रदीप है, प्रदीप फॉस्फेट है। अब अगर मुझे पता है कि स्टॉक अच्छा है, मुझे बिलीव है, तो मुझे यहाँ भी ऐड करने का चांस मिल रहा है, इधर भी ऐड करने का चांस मिल रहा है। अगर मेरे को कैपिटल आती है तो अब मैं इधर के आसपास भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ प्राइस 80.90 के पास भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो और हम, मुझे बस क्या चाहिए, 80.35 यहां से। अगर ये 83.60 मतलब 4% के आसपास तो वैसे ही दे देगा। 5% कितना होगा? 30,000, 1500, 10%। भाई इस स्टॉक में मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मिल सकता है। अगर 100 के आसपास में बुक करूंगा, 24% टारगेट हो गया 7,000 रुपए, क्या बुराई है यार। बस आपको कैपिटल इन्फ्यूज करनी है और स्विंग लो। हम 1 महीने के अंदर कोई ऐसे इंट्राडे ट्रेडर लगा दो जो अपनी कैपिटल का 1 महीने में 20% बना दो, सिंगल बना दो, सिंगल बंदा। या देखो ना बैंक निफ्टी, आज ही टेक प्रॉफिट, ये सब फालतू की चीजें भाई। यूट्यूब पे मैं भी आ रहा हूँ, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मैं ही आ रहा हूँ रियलिटी शो करने, और मेरे को कैपिटल चाहिए तो भाई मेरे को यूट्यूब पे व्यूज मिल सकते हैं, इस उम्मीद से आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब अभी जो आपको मोस्ट ऑफ द, देखो मैंने तो आपको दिखा नहीं, मेरे को 90,000 रुपए, इसमें मैं अपना करियर ऐसे नहीं बना सकता, मुझे तो और पैसे की इन्फ्यूज करने की जरूरत है, चाहिए तो मैं यूट्यूब ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बना रहा हूँ। लेकिन ये जो बड़े बड़े ट्रेडर दिख रहे हैं जो 1-1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, भाई अगर आप 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हो महीने के, तो यूट्यूब क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत पड़ गई यूट्यूब करने की? छोड़ दो। पावर ऑफ स्टॉक्स है सुभाषिस पानी भाई, वो यूट्यूब अर्निंग पे जी रहे हैं या रेफरल इनकम पे। ठीक है, अगर बहुत महान ट्रेडर होते ना, जैसे आपके नितेश पटेल है भाई, वो यूट्यूब पे नहीं है, विजय केडिया यूट्यूब पे नहीं है, राकेश झंझनवाला यूट्यूब पे नहीं थे। ठीक है, रामेश धमानी वो यूट्यूब पे नहीं थे, रामदेव अग्रवाल वो यूट्यूब पे नहीं थे, विजय शेखर, शंकर शर्मा जी वो यूट्यूब पे नहीं है, पोरिंजो वेलियास वो यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे वो लोग टिके हुए हैं जिनकी इनकम अभी भी, चाहे वो करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उनकी यूट्यूब की इनकम उनकी ट्रेडिंग इनकम से ज्यादा है। मेरी तो इनकम है नहीं अभी इससे, मैं तो आपको साफ दिखा रहा हूँ यार। मैं पूरा P&L दिखा दिया, नहीं है नवंबर भी दिखाता हूँ। नवंबर में मैं यार इतना कंट्रोल करके कर रहे हो, फिर आप
देखो ना 803 4 चली जा रही है तो सारा ब्रोकर खा ले रहा है। स्विंग ट्रेडिंग में करो भाई, ब्रोकरेज नहीं लगेगी यार। ये देखो अब इसमें भी था, चलो इसमें रियलाइज किया था तो इसमें ब्रोकरेज खा गया। सितंबर देखो आप, लो इसमें भी बहुत आसपास था तो उसमें ब्रोकरेज भी 256 रुपए लग गए। लो ये लो, हर एक मंथ दिखा दूंगा। ये लो ब्रोकरेज कट गए। मतलब इतने डेली करने के बाद अगर पैसे जा रहे हैं और इन दिन खुश होकर क्या है जब एंड ऑफ द मंथ ये रिजल्ट 0 है। देखो दिमाग भी खराब हो सारी चीजें और रिजल्ट ना शो। ये देखना, ये देखो ब्रोकरेज खा गई। और ये जो बुल रन था, आप देखो इस बुल रन के अंदर लूज ही करे। अगर मैं स्विंग इन्वेस्टिंग कर लेता ना, मतलब 1 महीने में या 1.5 महीने में, तो भाई मेरी कैपिटल तिगनी हो गई होती अभी तक, ट्रिपल हो गई तो ट्रिपल। ये देखो कोई पॉइंट, मैं तो पूरा साल दिखा दिया आपको हर एक मंथ का, कोई पॉइंट नहीं है यार, कोई पॉइंट नहीं है। देखो 10,000 का लॉस था। फरवरी देखो, लो फरवरी देखो 9,000 का लॉस वापस। 2 जनवरी 2023 देख लो आप। अच्छा चलो इसमें प्रॉफिट क्या करना है, तो जनवरी 2023 से जनवरी 2024 ले लो, आप देखो कितना बढ़िया दिखाएगा। देखो लेकिन हाँ इन सब चीजों से एक चीज समझ में आ गई, ये मैंने ये इंट्राडे पे लिए ना भाई। देखो साइकोलॉजी ऐसी बनाओ, जो स्टॉक्स इंट्राडे पे मोमेंटम कर रहे हैं वो मिला जुला के डेली टाइम फ्रेम में मोमेंटम करेंगे, तभी तो इंट्राडे अगर इंट्राडे लेवल पे करेगा मोमेंटम तो वो डेली पे करेगा। ठीक है, और मैं इस साइकोलॉजी से ले था कि स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पे था या ब्रेकडाउन लेवल पे था, तो ब्रेकआउट लेवल पे अगर मैं ले रहा हूँ और उसी दिन के अंदर बेच दिया खरीद रहा हूँ तो क्या प्रॉफिट मिल रहा है 1%। अब कोई स्टॉक 10% जाता तो मैं ले तो सकता हूँ 50%, 100%। ठीक है, तो प्लीज मेरा कहने का मतलब है प्लीज जो भी इंट्राडे करने छोड़ दूं, करियर नहीं बनेगा। इतना गारंटी कहता हूँ, हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी, जेब से और जाते रहेंगे। इंट्राडे में भी देने पड़ेंगे, ब्रोकर को भी देने पड़ेंगे, ठीक है, और डॉक्टर को भी देने पड़ेंगे, और दवाइयों को भी, केमिस्ट को भी देने पड़ेंगे। इससे बढ़िया इंट्राडे छोड़ो, स्विंग पे आओ। स्विंग के अंदर आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पे 10 करोड़ रुपए है ना, अगर 10 करोड़ रुपए है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो या 5 पार्ट में डिवाइड करो, 2-2 करोड़ रुपए हर स्टॉक में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। मिड कैप के स्टॉक हैं 4,000 रुपए के, 4,000 करोड़, आप इसमें 2 करोड़ रुपए के बाइक कर लोगे तो क्या फर्क आ जाएगा? कुछ फर्क नहीं आएगा भाई, कुछ फर्क नहीं आएगा प्राइस में। लेकिन इंट्राडे लेवल पे 2 करोड़ का मान लेंगे रेट होगा, क्योंकि फिर उसमें आप पे प्रेशर होगा कि यार ये 3:15 तक यार इसको मोमेंटम दिखाना ही है, प्लीज 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 यार 3:15 तक जाना चाहिए इसको ऊपर। स्विंग में नहीं है, आपने खरीदा नीचे गया कोई बात नहीं, आपको पता है आप कैसे का है, जब तक कोई नहीं तोड़ रहा बैठेगा उसमें कुछ जा थोड़ी रहे। टाइम की बाउंडेशन नहीं है ना इसमें, लेकिन हाँ ये आपको भरोसा है कि 1 महीने के अंदर मोमेंटम दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऐसे लेवल पर खड़ा हुआ है। यार स्टॉक मोमेंटम कब देता है? जब वो एक वर्जिश पे होता है, एक ऐसे पॉइंट पे होता है कि जहां से उसको मोमेंटम देना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।